इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे डिस्चार्ज ट्यूब में वर्क चल रहा था तो उसी टाइम 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। अब जिस एक्सपेरिमेंट में यूजीन गोल्डस्टीन ने पार्टिसिपेट किया उसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। इस कैथोड के अंदर कुछ होल्स थे जिनको हम कहते हैं कैनाल्स। नाउ यूजीन गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज को स्टार्ट करते हैं तो कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज निकलती हैं, लेकिन इसी टाइम उसने कुछ और ऐसी रेज देखी जो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। तो कैथोड रेज के ऑपोजिट भी हमारे पास रेज आ रही थी। नाउ इन रे की एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन थी कैथोड रेज से कि कैथोड रेज हमारे पास कैथोड की सरफेस से निकलती हैं, लेकिन ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की सरफेस से नहीं निकल रही थी बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में ही कहीं प्रोड्यूस हो रही थी। और ये रेज आके कैथोड के अंदर जो कैनाल्स या होल्स थे उनके थ्रू पास होके ग्लास की वॉल के साथ स्ट्राइक कर जाती थी। तो इन रेज को नाम दिया गया पॉजिटिव या कैनाल रेज। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि इन रेज का ओरिजिन क्या है। तो इन रेज का ओरिजिन इस तरह है कि हमारे पास कैथोड की सरफेस से जब कैथोड रेज निकलती हैं तो कैथोड रेज बेसिकली क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कैथोड रेज की सरफेस से कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज निकलती हैं तो इनके रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब ये जो कैथोड रेज के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने साथ नॉकआउट करके ले जाते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास गैस मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो हमारे पास कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे वो बेसिकली गैस के पॉजिटिव आयंस थे जो हमारे पास कैथोड रेज की स्ट्राइक करने की वजह से बने थे। तो पॉजिटिव या कैनाल रेज आर बेसिकली पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड और यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये हमारे पास इसी वजह से ट्यूब के दरमियान में कहीं से भी प्रोड्यूस हो रही थी और ट्रैवल कर रही थी टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैथोड। नाउ जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया गया तो हमारे पास कैथोड रेज की तरह ये रेज भी ट्रैवल करती हैं इन आ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। देन अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये हमारे पास डिफ्लेक्ट होती हैं और इनकी डिफ्लेक्शन का पैटर्न ऐसा है जो ये शो करता है कि हमारे पास इन रेज के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। देन थर्डली हमारे पास ये रेज भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट दीज रेज इस इनकी जो EM वैल्यू है वो कैथोड रेज की तरह फिक्स्ड नहीं है बल्कि वेरिएबल है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पॉजिटिव रेज। नाउ इनकी EM वैल्यू वेरिएबल क्यों है? अब कैथोड रेज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, इस वजह से कैथोड रेज की EM वैल्यू कांस्टेंट है। जबकि कैनाल रेज बेसिकली क्या है, कैनाल रेज पॉजिटिव आयंस हैं किस चीज़ के, उस गैस के जो कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ हुई है। तो अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो इसका मास डिफरेंट है। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीलियम यूज़ करते हैं तो इसका मास डिफरेंट है। इसी तरह आर्गॉन यूज़ करें तो इसका मास डिफरेंट है। तो हमारे पास कैनाल रेज की जो EM वैल्यू है वो प्योरली डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ गैस दैट वी यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब।
उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव आयंस, ये जो हमारे पास पॉजिटिव रेज़ हैं, ये बेसिकली क्या हैं, गैस के पॉजिटिव आयंस हैं। तो इनका जो मैस है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी गैस यूज़ की है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। नाउ अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने ज़्यादा मैस वाली गैस यूज़ करेंगे उतनी ईएम वैल्यू हमारे पास कम आएगी, और अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने कम मैस वाली गैस यूज़ करेंगे उतनी ईएम वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो अब साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में जो ईएम वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी। इसका मतलब ये हुआ, इससे रदरफोर्ड ने ये अंदाज़ा लगाया कि हाइड्रोजन के अंदर से जो पॉजिटिव पार्टिकल निकल के आता है उसका जो मैस है वो सबसे कम है। इसी वजह से हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्टिकल की ईएम वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैस सबसे कम है। तो रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन के अंदर से निकलने वाले पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दिया प्रोटॉन। सो यूँ हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ अगर हम एक प्रोटॉन के मैस की बात करते हैं तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स हैवियर है। और अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज प्रोटॉन पे सेम है जो कि इलेक्ट्रॉन पे है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एग्जैक्टली सेम चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में हम चार्ज को नेगेटिव लेते हैं, जबकि प्रोटॉन के केस में हम चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। नाउ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही लेट जाके हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में बाय द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। नाउ टू टेल यू, इस टाइम तक हमारे पास एटम के सारे मॉडल्स भी आ चुके थे और एटम पे काफ़ी सारा वर्क हो चुका था। तो उसके भी बाद में इवन जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास अनचार्ज्ड पार्टिकल है, तो इसके ऊपर चार्ज ना होने की वजह से इसकी डिस्कवरी बहुत मुश्किल थी। नाउ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ साइंटिस्ट को आइडिया कैसे हुआ? तो रदरफोर्ड ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्टीमेट लगाया हीलियम के एटम से। तो रदरफोर्ड को ये पता था कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं। अब हमारे पास हीलियम का जो मैस है वो रदरफोर्ड के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का सम होना चाहिए। लेकिन जब हीलियम के एटम का मैस एक्चुअली जब फाइंड किया गया तो वो हमारे पास इस वैल्यू के भी डबल आ रहा था। तो रदरफोर्ड ने ये प्रपोज़ किया कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल हीलियम में मौजूद है कि जिसका मैस अच्छा खासा है और जिसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है तो हमारे पास हीलियम का मैस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के सम के बराबर होना चाहिए, इसके डबल नहीं होना चाहिए। एनी हाउ ये डिस्कवरी 1932 में हुई जेम्स चैडविक की तरफ से। सो लेट्स सी कि ये डिस्कवरी कैसे हुई। नाउ जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक पोलोनियम का रेडियो एक्टिव टारगेट लिया। तो पोलोनियम के रेडियो एक्टिव टारगेट के पोलोनियम के रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से हमारे पास निकलती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस हैं। तो चैडविक ने इस पोलोनियम के आगे रख लिया बेरिलियम एलिमेंट का टारगेट। नाउ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9। जब इसने पोलोनियम के रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर थ्रो किया तो इसको लगा कि हमारे पास बेरिलियम के अंदर से कोई रेडिएशंस बाहर आ रही हैं। अब जब इसने रेडिएशंस के आगे चार्ज डिटेक्टर रखा तो चार्ज डिटेक्टर ना तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ा ना तो नेगेटिव की तरफ मुड़ा। देन हमारे पास चैडविक ने एक और काम किया।
चैडविक ने इसके रास्ते में पैराफिन ब्लॉक रख लिया। नाउ पैराफिन क्या है? पैराफिन है सॉलिड अल्केन। तो जब इसने इन रेडिएशंस के रास्ते में पैराफिन ब्लॉक रखा तो इन रेडिएशंस ने पैराफिन ब्लॉक के अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो अब जब हमारे पास इसने पैराफिन ब्लॉक के आगे चार्ज डिटेक्टर रखा तो चार्ज डिटेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर गया। तो यहाँ से चैडविक ने ये अंदाज़ा लगाया कि पोलोनियम से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आके बेरिलियम पे स्ट्राइक करते हैं तो बेरिलियम के अंदर से कोई ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो आगे जाके पैराफिन पे स्ट्राइक करते हैं और पैराफिन के अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स का चार्ज डिटेक्ट होता है जबकि इस रीजन में कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं होता। तो उसने कहा हमारे पास बेरिलियम के अंदर से ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उनका मैस इतना ज़्यादा है कि वो प्रोटॉन्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स का मैस प्रोटॉन्स के करीब करीब है। तो इस तरह इसने कहा कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं एटम के अंदर जो कि हमारे पास पैराफिन से प्रोटॉन्स निकाल रहे हैं। नाउ अगर इस रिएक्शन की इक्वेशन देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 2 4 जबकि बेरिलियम इज़ 4 9। नाउ जब अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो बेरिलियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन 6 12, लेकिन यहाँ पे टोटल मैस है 4 + 9 13। तो जब बेरिलियम यहाँ पे कार्बन में कन्वर्ट होता है तो ये जो रेडिएशन बाहर आती है इट इज़ बेसिकली न्यूट्रॉन जिसका मैस है 1 के बराबर। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस discovery. Now we see some of the important properties of neutron. So सबसे पहले neutrons carry no charge. Secondly, अगर एक न्यूट्रॉन के मैस को देखा जाए तो न्यूट्रॉन इज़ 1842 times heavier than an electron. अब एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के 1836 टाइम्स ज़्यादा है जबकि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के 1842 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन्स का मैस तकरीबन प्रोटॉन के करीब करीब है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। नाउ सिंस न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास ये आयोनाइजेशन कॉज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कॉज आयोनाइजेशन बिकॉज दे कैरी नो चार्ज। अब नो चार्ज होने का ये फ़ायदा है कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको रोकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आजकल एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी में न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है फॉर स्टडीइंग द बॉडी ऑफ ह्यूमन। देन चूँकि न्यूट्रॉन्स का मैस प्रोटॉन्स के करीब करीब है तो न्यूट्रॉन्स हैव एबिलिटी टू एक्सपेल प्रोटॉन्स फ्रॉम प्रोटॉन containing material. So they can expel protons from proton or hydrogen containing materials. So hydrogen containing materials वाटर, पेपर, सेलुलोज या इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है। तो इनके ऊपर जब कभी न्यूट्रॉन्स को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं इन मटेरियल्स के अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर निकालेंगे, जैसा कि हमने डिस्कवरी में देखा कि पैराफिन के अंदर से न्यूट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स को एक्सपेल किया। नाउ अगर हम किसी फ्री न्यूट्रॉन के डीके की बात करें तो जब कभी न्यूट्रॉन फ्री होगा तो न्यूट्रॉन डीके करेगा। न्यूट्रॉन डीके करके कन्वर्ट होगा इनटू प्रोटॉन, साथ बनेगा एक इलेक्ट्रॉन और साथ हमारे पास बनेगा न्यूट्रिनो। तो फ्री न्यूट्रॉन डीके करता है इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। देन न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स।
जबकि वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इनको हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। नाउ इन दोनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूट्रॉन्स को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। ये बिहेव करते हैं एज प्रोजेक्टाइल्स जब हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल बना के थ्रो करते हैं ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज़ 714, तो इसके ऊपर जब हम एक न्यूट्रॉन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर से निकलता है एक अल्फ़ा पार्टिकल, और नाइट्रोजन खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू बोरॉन एलिमेंट। देन अगर हम एक स्लो न्यूट्रॉन को देखें तो हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन भी केमिकल चेंजेस कॉज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक स्लो न्यूट्रॉन को थ्रो करते हैं ऑन कॉपर, तो जब कॉपर के ऊपर हम स्लो न्यूट्रॉन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन क्या करता है, कॉपर को कन्वर्ट कर देता है इनटू जिंक। कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और साथ गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर दी सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। अब चूँकि हमने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया है, तो नाउ अब हम इनके मैसेज को और चार्जेस को कंपेयर करेंगे। सो नाउ इफ़ वी मेक कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज़ 1.6022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, और इस पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज है बट विद अ नेगेटिव साइन, एंड न्यूट्रॉन इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर हम इस चार्ज को रिलेटिव कंपैरिजन करें तो रिलेटिव चार्ज है प्रोटॉन पे +1, जबकि इलेक्ट्रॉन पे है -1, एंड न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। इफ़ वी टॉक अबाउट मैस, तो हमारे पास प्रोटॉन का मैस है 1.6726 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मैस थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा है, 1.6750 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम है, 9.1095 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। तो अगर हम रिलेटिव मास की बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मैस को ले लेते हैं 1, तो रिलेटिव मैस में अगर हम इलेक्ट्रॉन के मैस को लेते हैं 1, तो प्रोटॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन के मैस के 1836 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि न्यूट्रॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन के मैस के 1842 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर इसी मैस को हम एटॉमिक मैस यूनिट्स में कंसिडर करें तो प्रोटॉन का एटॉमिक मैस यूनिट है 1.0073, न्यूट्रॉन का मैस है इन AMU 1.0087, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस है 5.4858 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 एटॉमिक मैस यूनिट। So this was the discovery of all the three fundamental particles and their relative properties in comparison to each other. Now next lecture में हम मूव करेंगे कि कैसे इन तीनों पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने उठा के पुट इन किया और एटॉमिक मॉडल्स डिस्क्राइब किए, और क्या वजह थी कि वो एटॉमिक मॉडल्स फेल हुए। थैंक यू।